अगर मैं पूरा अभी तक के चीजों को मैं अगर समराइज करने की कोशिश करूं, तो आपका जो पर्सनल फाइनेंस का जो बेस है, दैट इज फर्स्ट टू गेन नॉलेज। आपको इंफॉर्मेशन, आपको बेसिक चीजें की जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड इज द गोल, और गोल को फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका गोल सही नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा ही नहीं। अब मैं आपको सिंपल एक थोड़ा सा फिर से मैं आपको एक दिखाता हूं कि कैसे गोल का प्लानिंग होता है। अभी देखिए, एक सिंपल सारे गोल्स हैं, गोल प्लानिंग 1, गोल प्लानिंग 2, जैसे दिख रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि मेरा एक दो बच्चे हैं। अभी एक बच्चा मान लेते हैं कि वो 8 में है, लेट अस सपोज, और उसका फ्यूचर है कि वो आईआईटी में जाएगा। और आज के डेट में मैं अगर कहूँ कि मुझे एक आईआईटी कराने में बच्चे को कितना खर्चा लगता है, तो लेट अस 16 लाख। जनरली फीस 16 लाख है, मैं एक रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ। 16 लाख रुपया आज का खर्चा है। मैं आज अगर बच्चे को भेजना चाह रहा हूँ, मुझे कितना खर्चा लगेगा, तो 16 लाख रुपया लगेगा, राइट। मुझे कितने साल में चाहिए, रिक्वायर्ड इन ईयर्स, रिक्वायर्ड इन ईयर्स कितने साल में चाहिए। मैं 8 में है, मुझे 12 में चाहिए, 4 साल के बाद चाहिए। अभी मैं 4 साल अगर मैं डालता हूँ, अभी 6% में इन्फ्लेशन लिया है, हो सकता है ज्यादा भी हो, बट बेसिक जो है 6% हम मान के चलते हैं। तो अगर 6% इन्फ्लेशन है, तो यही 16 लाख रुपया आपको 20 लाख रुपया होगा। अगर आईआईटी की गवर्नमेंट ने फीस को रिवाइज नहीं किया, तो मैं सिर्फ परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूं, तो हम लोग वो तो पता नहीं कि क्या गवर्नमेंट कल करेगा, बट जो आज पता है उसके बेसिस पे तो मैं प्लानिंग कर सकता हूं। तो इतना प्लानिंग ये है कि अगर 16 लाख रुपया आज खर्चे का रिक्वायरमेंट है आईआईटी के लिए, तो 4 साल बाद जब मेरा बच्चा आईआईटी में जाएगा, उसमें कितना खर्चा लगेगा, तो 20 लाख लगेगा। अगर मैंने इस गोल के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया हुआ हूं, तो आप यहां पे लिख लो, जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 लाख रुपया मैंने इकट्ठा किया हुआ हूं। अगर मैं आज 5 लाख रुपए इकट्ठा किया हूं, तो मुझे फर्दर कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड होगा, तो 19,000 इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा, ये मुझे 32,000 रिक्वायर्ड होगा, ताकि मैं इस कॉर्पस को पूरा कर सकूं आफ्टर द 4 ईयर, जब बच्चा मेरा आईआईटी में जा रहा है। इसी तरह डिफरेंट गोल्स आपको सेट करने होंगे, और इन गोल्स को सेट करने के बाद आपका कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो क्लियर होगा। और उसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, कि हमने फंड पता कर लिया कि हमको इस गोल के लिए इतना पैसा चाहिए, इस गोल के लिए इतना पैसा चाहिए। अभी हमको कितने दिन के बाद चाहिए, दैट डिपेंड कि भैया ये फंड का एलोकेशन कहाँ करना है। तो एसेट एलोकेशन इज नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट हमको गोल का प्लानिंग सही से करना है, इज अ बेस। और अलग अलग गोल के लिए हमको अलग अलग फंड्स का रिक्वायरमेंट होगा, और अलग अलग हमको एसेट क्लास में उसको देना होगा। जैसे मान लीजिए किसी का चाइल्ड मैरिज है, ओके। अभी आज मैं बोलूं कि लड़की की शादी है, आज का खर्चा कितना है, तो मान लेते हैं 50 लाख रुपए खर्चा है, ओके, आज के डेट में। मैं बोला भाई कितने साल के बाद चाहिए हमको खर्चा, 8 साल के बाद हमको बेटी की शादी करना है। तो मेरा कितना खर्चा चाहिए, उसमें 80 लाख खर्चा होगा। आज अगर कॉर्पस आपके पास नहीं है, तो आपको 54,000 आपको पर मंथ सेविंग करना है फॉर द चाइल्ड मैरिज। तो इस तरह से सारे गोल्स हो गए। अभी बोलेंगे कि सर सारे का एसआईपी का मैं गोल कर दूं, तो मुझे इतना मेरा फंड ही एलोकेट नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो इसके बाद आता है प्रायोरिटाइजेशन, कि हम सारे इतने गोल्स तो हैं, सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास फंड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा प्रायोरिटाइज, कि आज के लिए मेरे प्रायोरिटाइज क्या है। अभी ये तो डिफरेंट गोल है, इन एडिशन टू दैट रिटायरमेंट प्लानिंग है। अब ये सब मिलके बन गया आपका गोल। अभी इस गोल में हम करेंगे प्रायोरिटाइज। अब प्रायोरिटाइज के बेसिस पे आपका होगा एसेट का एलोकेशन। दिस इज द प्रोसेस। तो अगर आप इस प्रोसेस में जाएंगे, तो कभी नहीं आपको टेंशन होगा। अब मैं अगर देखूं कि अगर मुझे 4 साल में पैसा चाहिए, तो हम 4 साल का जो फंड का एसेट का लोकेशन वहां जाएंगे, हम क्यों मार्केट में जाएंगे। हमको 4 साल 3 साल में अगर फंड का चाहिए रिक्वायरमेंट, तो आप कभी मार्केट में मत जाओ, शेयर मार्केट में। आपका रिक्वायरमेंट अगर 10 साल है, 7 साल है, लॉन्ग टर्म है, देन गो फॉर द मार्केट। और अगर आपको 10 साल का रिक्वायरमेंट, आप एफडी में चले गए, वो भी गलत है। आपको 3 साल का रिक्वायरमेंट, आप एफडी में जाओ। जैसे मैंने कहा कि एफडी करना गलत नहीं है, आपको पता होना चाहिए मैं किस कारण से कर रहा हूं। मुझे पता है कि बच्चे का रिक्वायरमेंट है, मुझे 4 साल पैसा चाहिए, मैं मार्केट में नहीं जा सकता, क्योंकि वोलेटिलिटी है वहां, रोलर कॉस्टर है वो। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानूंगा भैया मुझे शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आएंगे, मैं सेफ हैंड में जाऊंगा, मैं एफडी में किया। और डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं। अभी मुझे चाहिए रिटायरमेंट का, मुझे चाहिए 20 साल बाद, हमको 15 साल बाद का प्लानिंग, अब मैं चल दूंगा एफडी में, तो क्या है रॉन्ग। इससे मैंने कहा कि आपका
कहाँ इन्वेस्टमेंट होना है वो पहले मायने करता है कि हमारा गोल का प्लान क्या है, मेरा किस पर्पस के लिए वो फंड का रिक्वायरमेंट है, और वही आपको डिसाइड करेगा कि विच प्रोडक्ट क्लास इज सुटेबल फॉर यू। कोई भी प्रोडक्ट क्लास खराब नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। एवरी प्रोडक्ट क्लास है सम क्वालिटी एंड अंडर उसके साथ में एसोसिएटेड रिस्क है सभी एसेट क्लास में, सभी प्रोडक्ट्स में। तो आपका जब डिसीजन होना चाहिए तो दोनों को समझ के होना चाहिए कि मेरा ये रिटर्न होना, ये मेरा रिस्क है। अगर मैं सिर्फ रिटर्न देखूंगा तो जैसे मैंने कहा कि आपको 10 मिनट में कोई कहा दिल्ली से मुंबई पहुंचाएंगे, हम उसे विश्वास करेंगे। हम उसके अंदर का रिस्क देखेंगे कि भैया वो जो मुझे लेके जाएगा उसके व्हीकल में टायर ठीक है कि नहीं, उसका सीट बेल्ट है कि नहीं, दिस कॉल्ड अंडरलाइन रिस्क। तो अगर उसको वो भी देखना, तो बेसिक इज अ गोल प्लानिंग। आपको गोल प्लानिंग सही से होना है, तभी आपका इन्वेस्टमेंट का जर्नी जो है वो सही होगा। अभी जैसे मैंने कहा प्रॉपर एसेट एलोकेशन में आऊंगा, एसेट एलोकेशन में कि मैं एसेट एलोकेशन में बात करूंगा, थोड़ा मैं बताऊंगा कि रफली के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, किस क्लास के लिए कौन सा मींस टाइम टेन्योर के लिए कौन सा हम लोग को एसेट क्लास लेना चाहिए। इसके बाद हमने गोल कर दिया, हमने एसेट एलोकेट कर दिया, इसके बाद सिर्फ डिसिप्लिन। आपको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है, आपने जो प्लान किया है उस प्लान में आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं देखना मार्केट गिर गया 8% निगेटिव हो गया, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपने सही ढंग से 2 स्टेज को फॉलो किया है, गोल सही बनाया, एसेट एलोकेट सही किया, तो डिसिप्लिन अगर है आपके पास, आपको इमोशन से नहीं खेलना। कोई कहे कि भैया आज कोरोना के टाइम में बोल रहा था एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आप देख रहे थे पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो गया, सारे बिजनेस ठप हो गए, उसमें बोला जा रहा था सब कुछ खत्म हो गया, शेयर मार्केट इज फिनिश्ड, कहा गया। तो वो टेंशन को कब होता है, जब मेरा गोल क्लियर नहीं है। मुझे पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट इज फॉर 10 ईयर 15 ईयर, मुझे कोई मतलब नहीं है। आज जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज आप देख रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं वर्ल्ड में, आज शेयर मार्केट आप देख रहे हो हर दिन एक न्यू लो लगा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास विजन आपका 10 ईयर है, आपका गोल का जो रिक्वायरमेंट 10 ईयर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर गोल 3 ईयर्स था, 2 ईयर्स था, आपने इस एसेट क्लास में लगा दिया है, तो भैया आपने गलत किया है और आपका लॉस आपके होने के चांसेस हैं। मीन्स कि पहले गोल, फिर एसेट एलोकेशन, उसके बाद है डिसिप्लिन, और उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू मीन्स कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग अपने हेल्थ चेकअप के लिए रिव्यू करते हैं, उसी तरह आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करना चाहिए कि हमने जो प्लान किया है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, क्या उसमें कुछ चेंजेस का रिक्वायरमेंट है। और लास्ट वन इज अ टेक एक्सपर्ट एडवाइस। अभी देखिए एक्सपर्ट एडवाइस भी एक वन ऑफ द वन टॉपिक। अभी हम एक्सपर्ट किसको बोले, अभी आप देखिए बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेडिकल फील्ड को ही लेके कि हमारा अगर मेडिकल स्ट्रक्चर अगर मैं अगर देखूं, तो मेडिकल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है कि हमारे ऊपर डॉक्टर होते हैं, राइट। हाँ, हमारे डॉक्टर होते हैं। ओके, डॉक्टर के नीचे क्या क्या होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं, पैथो लैब होते हैं, राइट, हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये डॉक्टर के बगैर क्या ये सारी चीजें का कोई वैल्यू है? अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो मेडिकल स्टोर क्या कोई वैल्यू? अच्छा, मेडिकल स्टोर वाले भी तो दवाई बता देते हैं ना। हम लोग जाते हैं क्या, थोड़ा सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये हो गया, मेडिकल स्टोर वाले भी ज्यादा दवाई बता देते हैं, राइट। वही कंडीशन आपके कहाँ है, फाइनेंशियल सेक्टर में है। अभी क्या होता है कि हमारा फाइनेंस सेक्टर में आप जाओगे तो ये जो आप देखते होगे एजेंट्स एंड जो आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दे ऑल आर द मेडिकल शॉप्स। और आपके लाइफ में क्या मिसिंग है, ये डॉक्टर, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं आपको, आप जितने लोग ज्वाइन किए, मैं आपसे पूछता हूँ आपके मोबाइल में आज नॉट देन 2000 3000 नंबर स्टोर होगा, आपके नंबर में कितने फाइनेंशियल एडवाइजर का नंबर है आपके पास? और फाइनेंशियल एडवाइजर में बोल रहा हूँ, नॉट अ प्रोडक्ट सेलर। प्रोडक्ट सेलर कौन होता है, जो आपको बोलेगा ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, ये आपको इतना रिटर्न देगा। दे आर द प्रोडक्ट सेलर, दे आर द मेडिकल स्टोर। हाँ, कुछ प्रोडक्ट सेलर भी आज के डेट में उतने एक्सपीरियंस हो गए हैं और उनका बिजनेस का तरीका ऐसा होता है कि दे इज somehow इज एडवाइजर, बट वो बहुत कम। मैक्सिमम लोग इज पुशिंग देयर प्रोडक्ट, और आप ये फील करते होंगे एवरीडे कोई कोई आएगा, सर ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, ये मार्केट ये हो रहा है। वो आपको आपका बीमारी नहीं पूछेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलता है, मुझे अपना अपना तकलीफ बताते हो कि सर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करेगा, बोलेगा मेडिसिन ले लो। लेकिन वहां क्या करेंगे हम, हमने फाइनेंशियल एडवाइजर को देखा नहीं,
हमने क्या किया, गया शॉप में, वो जो दवाई की दुकान में एमआर वाले का जो कंडीशन आप लोग जानते होंगे कि जिसका कमीशन ज्यादा वो सेल कर रहे। तो सिंपल कहानी है कि आपको चूज करना है कि फाइनेंशियल एडवाइजर, नॉट कि प्रोडक्ट सेलर। और आपको डिफरेंशिएट समझना, सिंपल समझना है प्रोडक्ट सेलर और एडवाइजर में क्या होता है। एडवाइजर जो होता है वो सारे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट्स है सब मैनेज करेगा। और प्रोडक्ट सेलर जो है ना, वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल करेगा। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो आपको समझना है कि प्रोडक्ट सेलर और एडवाइजर। तो आप अपने लाइफ में किसी न किसी एडवाइजर के संपर्क में रहिए जो आपको सही से एडवाइस दे सके, ना कि प्रोडक्ट सेल करे। ओके, तो ये था कि हमारा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। आप गोल का, मैं गोल बेस्ड में मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाह रहा था कि गोल से हमको क्या हम लोग मतलब गेन करते हैं, कि क्यों हमारा गोल इज मोर इम्पोर्टेंट। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है गोल। तो गोल से ही हमको ड्यूरेशन मिलता है। इसने कहा ना कि बच्चे कब चाहिए पैसा, वो ड्यूरेशन हमको डिसाइड करता है मेरा गोल ही। पर्पस, जैसे मैंने कहा कि मुझे बच्चे का पढ़ाई चाहिए, बेटी का शादी चाहिए, दिस पर्पस। और अमाउंट, जब हम ये दो किए तब मुझे अमाउंट पता चल गया, और तब हमको रास्ता दिखा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। राइट। अभी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत सारे गोल्स मिल गए, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अभी आप समझिए कि एक मैट्रिक्स आप देख रहे होगे, बहुत सारी चीजें होती है ना कि कुछ अर्जेंट होता है और इम्पोर्टेंट होता है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। एक होता है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, और एक तीसरा होता है अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने मैट्रिक्स बनाया है, अभी देखिए फर्स्ट जो क्लास है, दिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, दिस इमरजेंसी फंड। जैसे मैंने फर्स्ट में कहा था, आपको इन्वेस्टमेंट, आपको कुछ भी आगे सोचने से पहले फर्स्ट आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। और इट इज नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ योर करेंट होम एक्सपेंस। आपको 6 महीने का पैसे को इमरजेंसी फंड में रखना है। इसमें कोई भी एडवाइजरी या कोई भी मतलब एक्सपर्टाइज का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बेसिक कंडीशन। आपको 6 मंथ का पैसा आपको इमरजेंसी फंड कहाँ रखना है, आप आपका चॉइस हो सकता है, लिक्विड फंड में डाल सकते हो या एफडी में डाल सकते हो, बट 6 मंथ का एक्सपेंस आपके पास रहना चाहिए। अभी देखिए नॉट अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमको जरूरत है, जैसे कहा रिटायरमेंट हमारे लिए क्या होता है, अर्जेंट नहीं होता। ठीक है, अभी तो 30 साल है, अभी तो आगे जो मेरा रिक्वायरमेंट हम उस पर ध्यान देते हैं। राइट। उसी तरह होता है, कुछ अर्जेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है, भैया हमको कार खरीदना है, वेकेशन पे जाना है, अर्जेंट भी है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करने से चलेगा। तो इस तरह से हमको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जैसे हम प्रायोरिटाइज, हमने कहा ना कि हमको फिर अपने गोल्स, अगर बहुत सारे गोल्स हैं जिसके लिए हमको फंड एलोकेट अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ बेस्ड अपॉन माय करेंट इनकम, तो हमको क्या करना होगा, हमको प्रायोरिटाइज करना होगा। अब बेस्ड अपॉन दिस प्रायोरिटाइजेशन हमको पता होना चाहिए कि कौन से गोल के लिए हमने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, और आगे वाले समय में मेरा अगर पेमेंट इंक्रीज होता है, मुझे और कहीं से फंड मिलते हैं, जैसे मैंने कहा था मेंटल अकाउंटिंग 22 में, हमने डिफरेंट फंड्स को हमने डिफरेंट मैनेज करते हैं, और हम लोग जो बोनस और एक्स्ट्रा फंड को हम लोग कैजुअली हम लोग यूज करते हैं। आप लोग उस फंड को उस गोल के लिए एलोकेट करिए जिसके लिए हमको मंथ में एलोकेशंस नहीं मिल पा रहा। हमने प्रायोरिटाइज किया, हमने देखा कि कुछ गोल्स के लिए मेरे पास फंड ही अवेलेबल नहीं है, हमको एक्स्ट्रा फंड आया, हम उसमें एलोकेट किए। तो दिस कॉल्ड प्लानिंग, गोल प्लानिंग। और अमाउंट मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया ही था। अभी बात है इन्वेस्टमेंट, हमको इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट का क्या क्या फैक्टर्स है, आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एसेट एलोकेशन की वजह से कहा कि हमने पहले तो गोल फिक्स किया, फिर हमने एसेट एलोकेट किया बेस्ड अपॉन द गोल। अभी हम करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट का मेन फैक्टर्स क्या है, मेन है आपका सेफ्टी, मेरा जो फंड है वो सेफ हो। दूसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का सिर्फ ही मीनिंग है कि हमको जब अमाउंट, हमको पैसा चाहिए, जैसे आज मैं कहीं भी इन्वेस्ट, सपोज कि आप एक लैंड खरीदे हो, राइट, आपने 20 लाख 25 लाख 30 लाख में लैंड खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिए। अभी हम देखेंगे कि मुझे आज 1 लाख का रिक्वायरमेंट आ गया या 2 लाख का रिक्वायरमेंट आ गया, तो क्या आप 30 लाख का लैंड बेच के 2 लाख रुपए निकाल पाओगे? नहीं। और बेचोगे भी तो आपको टाइम लगेगा। इट इज नॉट सो लाइक कि आप आज चाहो आज बेच दो। मतलब उस इन्वेस्टमेंट में हमारा लिक्विडिटी जो है वो बहुत ही कम है। तो फर्स्ट सेफ्टी, सेकेंड लिक्विडिटी एंड थर्ड इज रिटर्न। ये 3 फैक्टर्स पे हमको डिसाइड करना है कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट, किस एसेट क्लास में, और किस उस एसेट क्लास में किस में हमको
इन्वेस्टमेंट करना है। और रिटर्न भी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर रिटर्न होता है, कैपिटल गेन होता है। तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, मैं कभी कभी प्रोडक्ट बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा रेगुलर और कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस होता है। अभी दूसरा फैक्टर होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है कि टिकट साइज, हम कितना का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आज हम कहेंगे कि मुझे अगर लैंड में इन्वेस्ट करना है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है, तो उसमें देखेंगे टिकट साइज जो है ना वो 40-50 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो मेरे कन्वीनियंस नहीं है। अगर मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट देखूं कि 500-1000 में कर सकता हूँ, मेरे कन्वीनियंस है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर और होना चाहिए, कन्वीनियंस क्या है, वो उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो जो फंड मैनेज होगा उसमें मुझे एडिशनल क्या खर्चा लगेगा। जैसे मैंने लैंड की बात ही किया, अभी आप लैंड लोगे उसमें आपको रजिस्ट्री कराओगे, आप उसमें टैक्सेस दोगे, दीज आर एक्सपेंस हम उसमें कर रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड लगाते हो उसमें एक्सपेंस होते हैं, आप जैसे स्टॉक्स में लगाते हो उसमें एक्सपेंस होते हैं। एवरी इन्वेस्टमेंट हैज सम एक्सपेंस। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इस पैरामीटर्स को भी समझना होता है कि मेरा वो एक्सपेंस रेशियो क्या है। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो टैक्सेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, हमको कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो टैक्स मेरा मिनिमम लगे। लास्ट वन इज एग्जिट क्लॉज। हमको कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट ऐसा ना हो कि मुझे एग्जिट क्लॉज में मुझे पेनाल्टी लग जाए। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप इन 6 चीजों को बारे में सोच के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। पहला कि भाई आप गोल फिक्स कर लिए हो, आपने एसेट एलोकेट कर दिया, और अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन 6 पैरामीटर्स में आप उसको जज करो। आपका कोई भी प्रोडक्ट सेलर आपके पास आता है ना, आपको बोलता है ये प्रोडक्ट ले लो, आप इस इन 6 कैटेगरी में आप उसको एनालाइज करना, और इसके साथ उसके हिडन रिस्क को देखना कि वो रिस्क क्या है उस रिटर्न के अगेंस्ट में। अभी मैं कहा कि सिंपल, जैसे मैं कहा एसेट लोकेशन, लो सेट लोकेशन, ये मैं रफली मैं एक गो थ्रू कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है। सारे चीज के प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे इक्विटी आप लोग जहाँ जानते हो कि स्टॉक मार्केट क्या है, वो कैसे काम करता है, डोंट नो कि कितने लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, और मैंने कितने इसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है। बट दीज आर द बिग टॉपिक। ये सारी चीजों को एक दिन में कवर करना इज नॉट पॉसिबल। तो एक मैं ग्रो थ्रू कर देता हूँ कि इक्विटी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल डाइट स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, एफ है। और डेप्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेप्ट मतलब कि हम लोग लो रिस्क की जो सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं होते, जिसमें बैंक एफडी है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस के हैं, बॉन्ड्स है, एनपीएस है, म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स भी डेप्ट और इक्विटी दोनों टाइप के होते हैं। फिर कम्युनिटीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, अदर कम्युनिटीज में बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और रियल स्टेट सबका फेवरेट है। आज के टाइम में भी हम लोग का जो कल्चरल है कि हम लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमारे घर का सोना और गोल्ड में ही रहता था। तो अभी क्या है कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह से इवोल्यूट हुए हैं 2025 में, भी देखा हूँ एवोल्यूशन। जैसे इनविट्स है, रिट्स है, ये भी रियल स्टेट का ही प्रोडक्ट है। बट आपको रिट्स और इनविट्स में जो इन्वेस्ट करोगे ना, उसमें आपको जैसे आपको जमीन लेना है तो 50 लाख इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ का टिकट साइज बहुत छोटा होता है। ये है न्यू प्रोडक्ट्स, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमको रियल एस्टेट में डालना है तो मुझे पूरा फंड अपने 50 लाख महीने इन्वेस्ट कर देना। अभी हमको अगर मुझे 50 लाख में मुझे अगर 1 लाख करना है तो गो फॉर द रिट्स एंड इनविट्स, तो वो भी ऐसा ऑप्शन है। अभी वेंचर फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी वो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। पीएमएस है, एआईएफ है, एसआईएफ है, दे आर द न्यू प्रोडक्ट्स। अभी मैं इसी का एवोल्यूशन के बारे में बात करूं, मैं सिंपली नॉलेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉलेज का मतलब यही है। अभी आप मैक्सिमम लोग हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में अटके हुए हैं, और ये कब है, 1960s का प्रोडक्ट है। अभी मार्केट और आज के टाइम में हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे हैं। ये मैंने एवोल्यूशन दिखाया है कि अलग अलग ईयर्स में क्या क्या प्रोडक्ट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपके पास अवेलेबल था। मैं अभी जो आपको बताया एआईएफ, एसपीएमएस 2014 से ये हमारे पास है, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, मेनी थिंग्स आर मतलब अवेलेबल, अभी के टाइम में अवेलेबल है। बट हम लोग क्या किए, हम लोग बॉटम लाइन में यहाँ पे फंसे हुए, मैक्सिमम लोग हम लोग बॉटम लाइन में फंसे हुए हैं। हम लोग सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं बोलता कि आप सीधे कूद के वहां चले जाओ। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा, देखिए कि हमारा फाउंडेशन क्या होना चाहिए। फाउंडेशन जो आप लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास होगा कि सेविंग अकाउंट में होगा, फिक्स डिपॉजिट होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, पीपीएफ होगा, दिस फाउंडेशन। उसके ऊपर हम जाइएगा प्रोटेक्शन, जो मैंने एक बात किया कि हमको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पहले करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनपीएस के। आप लोग देख के सुन रहे हो एनपीएस के बारे में, मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए तो एनपीएस अभी तो मैंडेटरी हो गया है, बट एनपीएस सभी के लिए है।
नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी उसके आगे अगर मैं जाऊं कि ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ पार्ट में जाता हूं, तो मुझे मेरा जो एसेट का एलोकेशन होना चाहिए वो इक्विटी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड ईटीएफ में होना चाहिए। मैं उसके ऊपर अगर जाऊं एडवांस में, तो मैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, रिट्स एंड विट्स ईटीएफ, ऑल एआईएफ, एसआईएफ, पीएमएस, और उससे भी अगर मैं ऊपर जाऊं लैडर पे, तो उस लैडर पे आता है वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड, एंजल फंड, ये सारे चीजें जो है जहां पर हमारा मतलब एक सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग का रिक्वायरमेंट होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ फाउंडेशन से सीधे आप वेंचर कैपिटलिस्ट फंड में चले जाओ। आपको स्लोली मूव करना है विथ योर नॉलेज, विथ योर डिटर्मिनेशन कि हमको कुछ सीखना है। और मैं ये भी नहीं बोलता कि आपको सब काम अपना, आपका जो फील्ड है वो काम छोड़ के आप इसमें आप सीखने लगो या इसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ कि मैं अभी वेंचर कैपिटलिस्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। नथिंग, उस तरह नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको मैंने कहा आप प्रोसेस समझिए, आप एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए। अभी मैक्सिमम जगह पर डिफरेंट लेवल्स में आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे। एक्सपर्ट्स मीन ओपिनियन में आप फिर प्रोडक्ट सेलर के पास मत जाइएगा, आपको जाना है एक एडवाइजर के पास जो आपको बताएगा कि भैया हाँ, दिस इज योर कंडीशन, वेदर योर कंडीशन इज सुटेबल फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट फंड और नॉट, वेदर योर कंडीशन इज सुटेबल फॉर द पीएमएस और नॉट। क्योंकि पीएमएस में आप जाओगे आपको 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप एआईएफ में जाओगे आपको 1 करोड़ का चाहिए, आप एसआईएफ में जाओगे 10 लाख। तो डिफरेंट कंडीशंस आर देयर, वो आपको एडवाइजर बताएगा कि आपके कंडीशंस में आपका जो मेंटल स्थिति है, आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है, आपका जो गोल है, ये सारे कंडीशंस को मिला के ये किस कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट आपको भी पता होना चाहिए, अगर कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है आप ये ले लो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेंगे तो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं। बेसिक चीजें आपको पता, आपको ये अगर प्रोसेस आप फॉलो किया तो बता दोगे कि अगर मुझे, आपको अगर 10 साल में अगर मुझे कोई मतलब फंड का रिक्वायरमेंट है तो मैं एफडी में या डेप्ट फंड में क्यों जाऊं। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा था, बोलो कि मैं डेप्ट फंड में क्यों जाऊं। अगर आपका रिक्वायरमेंट 3 साल है और कोई आपको प्रोडक्ट सेलर आपको बोलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दो, बहुत पैसा मिलेगा, 30% मिलेगा, तो आप बोलो भैया 3 साल में मुझे जाना है तो मैं इक्विटी में क्यों जाऊं, मैं डेप्ट में क्यों नहीं जाऊं। सिंपल। आपको नहीं पता कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट में आप एक्सपर्ट हो जाओ, आप पी फंड में एक्सपर्ट हो जाओ, इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। मेरा कहना है कि आपको ये चीजें के बारे में जानकारी होना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अभी ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसा होना चाहिए। पहला रिस्क, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या है। और जैसे रिस्क लेने का कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, आपका फ्लो ऑफ फंड कितना स्टेबल है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये दो चीजें फैक्टर्स करती है आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी पे। मैं जैसे कहा कि सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म चीजें नहीं होती। जैसे आज किसी पब्लिक का अर्निंग अच्छा है, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छा है, उसका इन्वेस्टमेंट का जो मैंने आपको लेटर दिखाया किसी और लेटर में उसके इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का इनकम है बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके जो बाइसेस, उसके जो थिंकिंग्स, उसको उस क्लास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो नहीं जाएगा, मतलब सुटेबल नहीं होगा उसके लिए। तो हम लोग मतलब एक एडवाइजर क्या देखेगा कि भैया आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या है। फिर फाइनेंशियल गोल, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया कि फाइनेंशियल गोल क्या है। अभी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट क्या है, कब हमको पैसा चाहिए, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब कब हमको पैसा का फंड का रिक्वायरमेंट होगा। टैक्सेशन पार्ट, हमको कैसे टैक्स को मिनिमाइज कर सके हम अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जैसे हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको लिक्विडिटी का क्या रिक्वायरमेंट होगा, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। इन्फ्लेशन, हमको इन्फ्लेशन को बीट तो करना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, एफडी जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर रहा। अगर वहां एक ही चीज है सेफ्टी, तो शॉर्ट टर्म के लिए एफडी इज गुड, पर लॉन्ग टर्म के लिए एफडी इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। लाइफ स्टेज, अब लाइफ स्टेज की बात मैं आज नहीं किया तो किसी दिन और करेंगे। इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजिन, जैसे मैंने कहा कि कितने दिन के लिए हमको इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं इन्वेस्टमेंट को रख सकता हूं उसको बिना विड्रॉ किए हुए। तो दीज आर द मेन की पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग मतलब हमने जो 2 स्टेज पार कर लिया, पहले हमने गोल बनाया, फिर हमने एसेट एलोकेट किया, अब एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अभी जैसे मैं कहा कि इन्वेस्टर कितने टाइप के, जो आप बोलोगे आज मैं कंजर्वेटिव, अगर मैं आज अपने लोअर बॉटम पे हूं तो हम उसको बोलते हैं, हम इन फाइनेंशियल टर्म इज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। वो क्या करता है, फोकस ऑन सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स,
उसके ऊपर जाते हैं तो मॉडरेट इन्वेस्टर, जो कि म्यूचुअल फंड्स में और डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान देता है। उसके ऊपर आता है एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो कि हम लोग इक्विटी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगा रहा है ना, हाई हाई रिस्क के इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट कर रहा है। क्योंकि हाई रिस्क के इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट तभी कर सकता है जब उसके पास नॉलेज हो। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल बोलता हूँ कि आप हाई रिस्क, मतलब आपको पता है रिस्क क्या है। सिंपल, आप एक सोचो कि आप एक रोड पे जा रहे हो और रोड पे लाइट नहीं है और आपका कार का लाइट भी फ्यूज कर जाए। अगर आप उस रास्ते से हर दिन जाते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई नो दिस रोड, मैं उस रोड से सिंपली पास कर सकता हूं विदाउट माई लाइट। लेकिन अगर कोई नए रोड में अगर आपका लाइट फ्यूज हो जाए कार का, आप नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उसके एसोसिएटेड रिस्क के बारे में पता नहीं। तो वही बोल रहा कि एग्रेसिव इन्वेस्टर तब जाया जाता है जब इन सारी चीजों के बारे में वो जानकारी रखता है कि कहाँ क्या रिस्क है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं और हमको उसके साथ जाना है कि नहीं जाना। और सबसे लास्ट होता है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, जो मैंने कहा कि वेंचर कैपिटलिस्ट एंड जो पी फंड में इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहां पर आप लोग न्यू स्टार्टअप्स में फंडिंग्स होते हैं। आप लोग सुनते हो कि आईआईटीज वगैरह में, आईआईटीज बारे में बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, तो स्टार्टअप्स को फंडिंग करना या डिफरेंट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो अभी बहुत दूर है हम लोगों के से। तो अभी आप लोग फोकस कीजिए कि हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर से कैसे ऊपर उठे और मॉडरेट में हम मूव करें बिट टोटल, मतलब एक अच्छे प्लानिंग के साथ जो हमने आपको रोड मैप बताया।